हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज से हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट 2023-24 बैच का ये पहला चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में हम डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और इसके अगले चैप्टर्स में हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटर की। हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास एंड वॉल्यूम, कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका कोई द्रव्यमान होता है और उसका कोई वॉल्यूम होता है, वो चीज़ हमारे पास मैटर होती है। तो मैटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारे पास मास एंड वॉल्यूम। हम मास और वॉल्यूम देखते हैं और एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, तो वो चीज़ हमारे पास मैटर होती है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन और ऑफ मैटर्स की, तो हमने मैटर को 3 स्टेट में क्लासिफाइड किया था। एक हमारे पास होती है सॉलिड स्टेट, दूसरी हमारे पास है लिक्विड स्टेट एंड अनदर इज गैसियस स्टेट। अगर हम बात करें, सो वी आर सराउंडेड बाय सॉलिड्स। सबसे ज़्यादा हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो सॉलिड सबसे ज़्यादा है। जैसे ये बोर्ड सॉलिड है, ये मार्कर सॉलिड है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हमारे चारों तरफ जो है वो सॉलिड है। तो हम कह सकते हैं कि हम सॉलिड के द्वारा घिरे हुए हैं। सो वी आर सराउंडेड बाय सॉलिड्स, वी आर सराउंडेड बाय सॉलिड्स। तो हम सॉलिड के द्वारा घिरे हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें लिक्विड एंड गैसियस स्टेट की, तो हमारे चारों तरफ लिक्विड भी है और गैस भी है, बट जितना हमारे चारों तरफ सॉलिड है उसके कंपैरिजन में लिक्विड और गैस जो हमारे पास है वो थोड़ा सा कम है। सो लेसर नंबर एज कंपेयर टू सॉलिड, लेसर नंबर एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड से हमारे पास इसका नंबर थोड़ा सा कम होता है लिक्विड एंड गैस का। अगर हम बात करें किसी भी मैटर की, एनी मैटर, अगर आपके पास कोई भी मैटर होता है तो वो हमारे पास 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फॉर इट्स फिजिकल स्टेट, depends upon 2 major factor। अब ये 2 मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और अनदर इज थर्मल एनर्जी। तो ये 2 चीजों पर हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी मैटर। और इसमें एक बात याद रखनी कि ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और जो थर्मल एनर्जी है ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। दीज आर अपोजिट टू ईच अदर।
these are opposite to each other. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है कि कोई भी मैटर्स के बीच में उसकी बॉन्डिंग कैसी है, मतलब वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़ा हुआ है। और थर्मल एनर्जी होती है कि जब आप किसी मैटर में आप बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देते हो तो उसकी जो पार्टिकल्स है उसमें वो मोशन में आ जाते हैं, और उस मोशन के में आने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे कि पार्टिकल्स में कितनी मूवमेंट होती है। तो वह अगर हम सॉलिड्स की बात करें, सबसे पहले सॉलिड की बात करेंगे, तो सॉलिड में अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, तो ये बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने जैसे बोला कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो सॉलिड में जो हमारे पास जो थर्मल एनर्जी रहेगी वो हमारे पास कम होगी। वहीं पर अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी ये इंटरमीडिएट की तरह होगी। सो इन लिक्विड intermolecular forces and thermal energy are intermediate. वहीं अगर हम गैस की बात करें तो वहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ही वीक होगी। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे से अटैच हो गए, तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये मोशन में बहुत कम आएंगे, इसको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। वहीं अगर गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इन दो के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत वीक होगी। वहीं अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, इसके पार्टिकल्स बहुत आसानी से मूव कर जाएंगे। तो थर्मल एनर्जी हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास हुआ, हमने मैटर के बारे में कुछ जाना, सॉलिड्स के बारे में, हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में देखा, हमने थर्मल एनर्जी के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में थोड़ी सी, और उसके बाद हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड में, जिसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फिशियस सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो पहली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड की जो आपके पास शेप है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है। फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, fixed shape and volume irrespective that irrespective that of the flask in which kept. आप कोई भी सॉलिड ले लो, आप उसको दूसरे सॉलिड में अगर ट्रांसफर करते हो या किसी चीज में रखते हो तो भी उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड रहता है। मान के चलिए आप नमक के एक दाने को ले लीजिए, नमक आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, तो अगर आपने उसको किसी बरनी में रखा है या आपने किसी प्लास्टिक के थैले में उसको रखा है या फिर आप उसको स्पून पे लेते हो, तो जो नमक के दाने की जो शेप होगी वो शेप आपके पास स्पून पर भी होगी, वही शेप आपके पास बरनी में भी होगी। आप उसे कहीं पर भी रखिए, उसका शेप एंड वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। ऑन अदर हैंड लिक्विड में ऐसा नहीं होता है।
लिक्विड में अगर आप लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम इरिस्पेक्टिव दैट ऑफ द फ्लास्क इन विच केप्ट। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है वो आती है द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। The particles of solid have strong intermolecular force of attraction. सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है? सच एज जैसे वंडरवॉल फोर्सेस हो गई। आपके पास आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। वंडरवॉल फोर्सेस में जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, डाइपोल मूवमेंट आ जाती है। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आप देखिए जैसे आइस है, आइस का टुकड़ा है, तो आइस के टुकड़े के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होती है। वहीं अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक NaCl, तो उसमें आयनिक अट्रैक्शन होती है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो आयनिक बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल जैसे NaCl है। वहीं पे कोवलेंट बॉन्ड जैसे आपके पास डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जो कार्बन कंटेनिंग है, तो कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट ईयर आप पढ़ के आ चुके हो, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दे आर क्लोजली पैक्ड, कुछ इस तरह से ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, दे आर रिजिड एंड हार्ड। दे आर रिजिड एंड हार्ड। ये कैसे होते हैं? मतलब कठोर होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं बने हुए। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है? क्योंकि ये हमने पढ़ा सेकंड प्रॉपर्टी में कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, सो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है ये मूव नहीं कर पाते। अब आप देखिए यहां पे ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, क्या इसके पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे? नहीं। बट इसके जो पार्टिकल्स है अपनी पोजीशन पर ये वाइब्रेट कर सकते हैं, ये ऑसिलेट कर सकते हैं। मान के चलिए आप किसी बस में जा रहे हो, आप खड़े हो उस बस में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलती बस में आप आगे से पीछे, पीछे से आगे घूमते रहो, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी पोजीशंस पे आगे पीछे हो सकते हो, आप वाइब्रेट हो सकते हो। तो यही हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो ड्यू टू वेरी क्लोज पैकिंग, due to very close packing, the particles cannot move. But it can vibrate and oscillate. But only vibrate and oscillate.
at their own position. ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। क्या सॉलिड पानी की तरह बह सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये फ्लूइड की तरह जा सकते हैं? तो ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है लगभग, यानी कि हम कह सकते हैं कैन नॉट फ्लो। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कैन नॉट फ्लो। और साथ ही हम बोल सकते हैं कि एंड हैव लीस्ट डिफ्यूजन टेंडेंसी। एंड हैव लीस्ट डिफ्यूजन टेंडेंसी। डिफ्यूजन टेंडेंसी। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड की या गैस की, तो उसकी जो डिफ्यूजन टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है आपके पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। जैसे आपके पास डीओ होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, तो आप अगर जो डीओ होता है जहां पे वो टाइटली पैक्ड है, डीओ की जो बॉटल है उसमें वो हाई प्रेशर के साथ भरे जाते हैं। अब वहां पे है हायर कंसंट्रेशंस, और जो आपका रूम है, रूम में हमारे पास होती है लोअर कंसंट्रेशन। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से जो डीओ बाहर निकलता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। बट यहां पे इसमें डिफ्यूजन की टेंडेंसी बहुत कम है, तो ये फ्लो नहीं करेंगे। ये हमारे पास हुई फिफ्थ पॉइंट इसका। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है हमारे पास, इसकी लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकते। अब आप देखिए इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है। क्या इसको कंप्रेस किया जा सकता है? नहीं, इसको कंप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। आपने देखा होगा जो स्पंज होता है, रबड़ होता है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो और उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच में होल्स होते हैं और उन होल्स में एयर भरी होती है। जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो वो एयर बाहर निकल जाती है, बट जब आप उसको उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो उसकी वजह से वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी वापस आ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि स्पॉन्ज रबर कैन कंप्रेस और एक्सपैंड। स्पॉन्ज रबर can expand, can compress or expand because holes are present between them. Present between them, but as soon we remove the external force, but as soon we remove the external force,
it regain its original position. Original position. तो ये हमारे पास हो गया 6th कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होती है इसकी, सॉलिड हैव कंप्रेसिबिलिटी इज 10⁻⁶ टाइम देन गैस। 7 जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि सॉलिड हैव कंप्रेसिबिलिटी solid have compressibility 10⁻⁶ times than gas। अब देखिए जो सॉलिड होता है वो गैसेस से ज्यादा कंप्रेस होता है। अब आप देखिए इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत नजदीक है, वहीं अगर हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होते हैं, दूर दूर। तो जब इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा कंप्रेस है एज कंपेयर टू गैस, तो हम इसको कहां कंप्रेस कर सकते हैं? तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये लीस्ट कंप्रेसिबल हो गए, क्योंकि दबे हुए को और कितना दबाया जा सकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फिशियस सॉलिड। इसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।